आज के इस लीगल वीडियो में हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत आने वाली धाराएं धारा 1 से धारा 158 तक का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 शुरू होता है धाराएं से। जो धारा नंबर 1 में बताया गया है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। धारा 1 की उपधारा 2 में बताया गया है, यह सन 1909 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा। धारा 1 की उपधारा 3 में बताया गया है, इसका विस्तार क्या पॉइंट को हटा दिया गया है। क्या पॉइंट है, नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। नोट दे रखा है, 2019 के अधिनियम संख्या 34 की धारा 95 और 5वीं अनुसूची द्वारा 31/10/2019 से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्दों को लोप कर दिया गया है। धारा 2 में परिभाषा दी गई है, इनको देख लेते हैं। धारा 2 की उपधारा 1 में संहिता की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 2 में डिक्री की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 3 में डिक्रीदार की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 4 में जिला की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 5 में विदेशी न्यायालय की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 6 में विदेशी निर्णय की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 7 में सरकारी प्लीडर की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 8 में न्यायाधीश की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 9 में निर्णय की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 10 में निर्णित ऋणी की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 11 में विधिक प्रतिनिधि की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 12 में अंतकालीन लाभ की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 13 में जंगम संपत्ति की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 14 में आदेश की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 15 में प्लीडर की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 16 में विहित की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 17 में लोक अधिकारी की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 18 में नियम की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 19 में निगम अंश की परिभाषा दी गई है। धारा 3 में बताया गया है न्यायालयों की अधीनस्था। धारा 4 में बताया गया है व्यावर्तियां। धारा 5 में बताया गया है संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना। धारा 6 में बताया गया है धन संबंधी अधिकारिता। धारा 7 में बताया गया है प्रांतीय लघुवाद न्यायालय। धारा 8 में बताया गया है प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। अब आता है भाग 1। भाग 1 के अंतर्गत जो टॉपिक आता है वह है साधारण वादों के विषय में। इसके अंतर्गत टॉपिक आता है न्यायालयों की अधिकारिता और पूर्व न्याय। यह धारा 9 से शुरू होता है। धारा 9 में बताया गया है, जब तक कि वर्जित न हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। धारा 10 में बताया गया वाद का रोक दिया जाना। धारा 11 में बताया गया है पूर्व न्याय। धारा 12 में बताया गया है अतिरिक्त वाद का वर्जन। धारा 13 में बताया गया है विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा। धारा 14 में बताया गया है विदेशी निर्णय के बारे में अवधारणा। अगला टॉपिक आता है, उसका नाम है वाद करने का स्थान। यह धारा 15 से शुरू होता है। धारा 15 में बताया गया है वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाए। धारा 16 में बताया गया है वादों का वहां संस्थित किया जाना जहां विषय वस्तु स्थित है। धारा 17 में बताया गया है विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद। धारा 18 में बताया गया है जहां न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं वहां वाद के संस्थित किए जाने का स्थान। धारा 19 में बताया गया शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद। धारा 20 में बताया गया अन्य वाद वहां संस्थित किए जा सकेंगे जहां प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतु पैदा होता है। धारा 21 में बताया गया अधिकारिता के बारे में आक्षेप। धारा 21 क में बताया गया है वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिग्री को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन। धारा 22 में बताया गया जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में संस्थित किए जा सकते हैं उनको अंतरित करने की शक्ति। धारा 23 में बताया गया किस न्यायालय में आवेदन किया जाए। धारा 24 में बताया गया अंतरण और प्रत्याहरण की समास की साधारण शक्ति। धारा 25 में बताया गया वादों आदि के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। अगला टॉपिक आता है, उसका नाम है वादों का संस्थित किया जाना। यह धारा 26 से शुरू होता है। धारा 26 में बताया गया वादों का संस्थित किया जाना। अगला टॉपिक आता है समन और प्रकटीकरण।
यह धारा 27 से शुरू होता है। धारा 27 में बताया गया है प्रतिवादियों को समन। धारा 28 में बताया गया है जहां प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है वहां समन की तामील। धारा 29 में बताया गया है विदेशी समनों की तामील। धारा 30 में बताया गया है प्रकटीकरण और उसके सदृश्य बातों के लिए आदेश करने की शक्ति। धारा 31 में बताया गया है साक्षी को समन। धारा 32 को बताया गया है व्यतिक्रम के लिए शास्ति। अगला टॉपिक है निर्णय और डिग्री। यह धारा 33 से शुरू होता है। धारा 33 में बताया गया निर्णय और डिग्री। धारा 34 में बताया गया ब्याज। अगला टॉपिक का नाम है खर्चे। यह धारा 35 से शुरू होता है। धारा 35 में बताया गया खर्चे। धारा 35 क में बताया गया मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्च। धारा 35 ख में बताया गया विलंब कारित करने के लिए खर्चा। अब आता है भाग 2। भाग 2 के अंतर्गत टॉपिक आता है उसका नाम है निष्पादन। यह धारा 36 से शुरू होता है। धारा 36 में बताया गया आदेशों को लागू होना। धारा 37 में बताया गया डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा। अगला टॉपिक का नाम है वे न्यायालय जिनके द्वारा डिक्रियां निष्पादित की जा सकेंगी। यह धारा 38 से शुरू होता है। धारा 38 में बताया गया वह न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकेगी। धारा 39 में बताया गया डिक्री का अंतरण। धारा 40 में बताया गया किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिक्री का अंतरण। धारा 41 में बताया गया निष्पादन कार्रवाइयों के परिणाम का प्रमाणित किया जाना। धारा 42 में बताया गया अंतरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियां। धारा 43 में बताया गया जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है वहां के सिविल न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। धारा 44 में बताया गया जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है वहां के राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। धारा 44 क में बताया गया है व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। धारा 45 में बताया गया भारत के बाहर डिक्रियों का निष्पादन। धारा 46 में बताया गया आज्ञा पत्र। अगला टॉपिक का नाम है प्रश्न जिनका अवधारण डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। यह धारा 47 से शुरू होता है। धारा 47 में बताया गया प्रश्न जिनका अवधारण डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। अगला टॉपिक का नाम है निष्पादन के लिए समय की सीमा। यह धारा 48 से शुरू होता है। धारा 48 को निरसित कर दिया गया है। अगले टॉपिक का नाम है अंतरिति और विधिक प्रतिनिधि। यह धारा 49 से शुरू होता है। धारा 49 में बताया गया है अंतरिति। धारा 50 में बताया गया है विधिक प्रतिनिधि। अगले टॉपिक का नाम है निष्पादन प्रक्रिया। यह धारा 51 से शुरू होता है। धारा 51 में बताया गया निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्तियां। धारा 52 में बताया गया विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन। धारा 53 में बताया गया प्रत्यक्ष संपत्ति का दायित्व। धारा 54 में बताया गया है संपदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण। अगले टॉपिक का नाम है गिरफ्तारी और निरोध। यह धारा 55 से शुरू होता है। धारा 55 में बताया गया गिरफ्तारी और निरोध। धारा 56 में बताया गया धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध। धारा 57 में बताया गया जीवन निर्वाह भत्ता। धारा 58 में बताया गया निरोध और छोड़ा जाना। धारा 59 में बताया गया रुग्णता के आधार पर छोड़ा जाना। अगले टॉपिक का नाम है कुर्की। यह धारा 60 से शुरू होती है। धारा 60 में बताया गया वह संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी। धारा 61 में बताया गया है कृषि उपज को भागतः छूट। धारा 62 में बताया गया निवास गृह में संपत्ति का अभिग्रहण। धारा 63 में बताया गया कई न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन में कुर्की की गई संपत्ति। धारा 64 में बताया गया कुर्की के पश्चात संपत्ति के प्राइवेट अन्य संक्रमण का शून्य होना। अगला टॉपिक का नाम है विक्रय। यह धारा 65 से शुरू होता है। धारा 65 में बताया गया क्रेता का हक। धारा 66 को निरसित कर दिया गया है। धारा 67 में बताया गया धन के समुदाय की डिक्रियों के निष्पादन में भूमि के विक्रय के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। अगले टॉपिक का नाम है स्थावर संपत्ति के विरुद्ध डिक्रियों का निष्पादन करने की शक्ति का कलेक्टर को प्रत्यायोजन। धारा 68 से लेकर धारा 72 तक को निरसित कर दिया गया है। अगला टॉपिक का नाम है आस्तियों का वितरण। यह धारा 73 से शुरू होता है।
धारा 73 में बताया गया निष्पादन विक्रय के आगमों का डिक्रीदारों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित किया जाना। अगले टॉपिक का नाम है निष्पादन का प्रतिरोध। यह धारा 74 से शुरू होता है। धारा 74 में बताया गया निष्पादन का प्रतिरोध। अगला शुरू होता है भाग 3। भाग 3 के अंतर्गत टॉपिक आता है वह आनुषंगिक कार्रवाइयां और कमीशन। यह धारा 75 से शुरू होता है। धारा 75 में बताया गया कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति। धारा 76 में बताया गया अन्य न्यायालय को कमीशन। धारा 77 में बताया गया अनुरोध पत्र। धारा 78 में बताया गया विदेशी न्यायालयों द्वारा निकाले गए कमीशन। अब आता है भाग 4। भाग 4 के अंतर्गत जो टॉपिक आता है उसका नाम है विशिष्ट मामलों में वाद। एक अगला टॉपिक इसी के अंतर्गत आता है उसका नाम है सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद या अपनी पदीय हैसियत में लोक अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध वाद। यह धारा 79 से शुरू होता है। धारा 79 में बताया गया सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद। धारा 80 में बताया गया सूचना। धारा 81 में बताया गया गिरफ्तारी और स्वयं उपसंजाति से छूट। धारा 82 में बताया गया डिक्री का निष्पादन। एक अगला टॉपिक शुरू होता है उसका नाम है अन्य देशियों द्वारा और विदेशी शासकों राजदूतों और दूतों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद। यह धारा 83 से शुरू होता है। धारा 83 में बताया गया है अन्य देशीय कब वाद ला सकेंगे। धारा 84 में बताया गया है विदेशी राज्य कब वाद ला सकेंगे। धारा 85 में बताया गया है विदेशी शासकों की ओर से अभियोजन या प्रतिरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किए गए व्यक्ति। धारा 86 में बताया गया है विदेशी राज्यों राजदूतों और दूतों के विरुद्ध वाद। धारा 87 में बताया गया है विदेशी शासकों का वादों के पक्षकारों के रूप में अभिधान। धारा 87 क में बताया गया है विदेशी राज्य और शासक की परिभाषाएं। अगला टॉपिक शुरू होता है उसका नाम है भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासकों के विरुद्ध वाद। यह धारा 87 ख से शुरू होता है। धारा 87 ख में बताया गया है भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासकों को धारा 85 और धारा 86 का लागू होना। एक अगला टॉपिक शुरू होता है उसका नाम है अंतराभिवाची। यह धारा 88 से शुरू होता है। धारा 88 में बताया गया है अंतराभिवाची वाद कहाँ संस्थित किया जा सकेगा। अब आता है धारा 5। धारा 5 में जो टॉपिक है वह है विशेष कार्यवाहियां। इसके अंतर्गत देखो टॉपिक है माध्यस्थम। इसके अंतर्गत धारा 89 से शुरू होता है। धारा 89 में बताया गया न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा। अगला टॉपिक है विशेष मामला। यह धारा 90 से शुरू होता है। धारा 90 में बताया गया न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करने की शक्ति। अगला टॉपिक आता है लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य। यह धारा 91 से शुरू होता है। धारा 91 में बताया गया लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य। धारा 92 में बताया गया लोक पूर्त कार्य अर्थात पब्लिक चैरिटीज। धारा 93 में बताया गया है प्रेसिडेंसी नगरों से बाहर महाधिवक्ता की शक्तियों का प्रयोग। अगला आता है अगला भाग 6। भाग 6 के अंदर जो टॉपिक है वह अनुपूरक कार्रवाई है। यह धारा 94 से शुरू होता है। धारा 94 में बताया गया है अनुपूरक कार्रवाइयां। धारा 95 में बताया गया है अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी कुर्की या व्यादेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रतिकर। अगला आता है भाग 7। भाग 7 के अंतर्गत जो टॉपिक आता है वह अपील है। इसके अंतर्गत एक टॉपिक है मूल डिक्रियों की अपील है। यह धारा 96 से शुरू होता है। धारा 96 में बताया गया है मूल डिक्री की अपील। धारा 57 में बताया गया है जहां प्रारंभिक डिक्री की अपील नहीं की गई है वहां अंतिम डिक्री की अपील। धारा 98 में बताया गया है जहां कोई अपील 2 या अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाए वहां विनिश्चय। धारा 99 में बताया गया है कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है न तो उल्टी जाएगी न ही उपांतरित की जाएगी। धारा 99 क्रम में बताया गया है धारा 47 के अधीन तब तक किसी आदेश को उल्टा जाना या उपांतरित न किया जाना जब तक मामले के विनिश्चय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला टॉपिक आता है अपीली डिक्रियों की अपीलें। यह धारा 100 से शुरू होता है। धारा 100 में बताया गया है द्वितीय अपील। धारा 100 क में बताया गया है कतिपय मामलों में आगे अपील का न होना। धारा 101 में बताया गया है द्वितीय अपील का किसी भी अन्य आधार पर न होना।
धारा 102 में बताया गया है कतिपय मामलों में आगे द्वितीय अपील का ना होना। धारा 103 में बताया गया है तथ्य विवादकों का अवधारण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अगला टॉपिक है आदेशों की अपील। यह धारा 104 से शुरू होता है। धारा 104 में बताया गया है वे आदेश जिनकी अपील होगी। धारा 105 में बताया गया है अन्य आदेश। धारा 106 में बताया गया है कौन से न्यायालय अपील सुनेंगे। अगला टॉपिक है अपील संबंधित साधन और उपबंध। यह धारा 107 से शुरू होता है। धारा 107 में बताया गया अपील न्यायालय की शक्तियां। धारा 108 में बताया गया अपीली डिक्रिया और आदेशों की अपीलों में प्रक्रिया। अगले टॉपिक का नाम है उच्चतम न्यायालय में अपीलें। यह धारा 109 से शुरू होता है। धारा 109 में बताया गया उच्चतम न्यायालय में अपीलें कब होंगी। धारा 110 निश्चित कर दी गई है। धारा 111 निश्चित कर दी गई है। धारा 111 का को भी निश्चित कर दिया गया है। धारा 112 में बताया गया है व्यावर्तियां। अगला आता है भाग 8। भाग 8 के अंदर जो टॉपिक है वह है निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण। धारा 113 में उच्च न्यायालय को निर्देश। धारा 114 में बताया गया पुनर्विलोकन। धारा 115 में बताया गया पुनरीक्षण। अगला आता है भाग 9। भाग 9 के अंतर्गत टॉपिक है वह है ऐसे उच्च न्यायालयों के संबंध में विशेष उपबंध जो न्यायिक आयुक्तों के न्यायालय नहीं है। यह धारा 116 शुरू होता है। धारा 116 में बताया गया है इस भाग का कुछ उच्च न्यायालयों को ही लागू होगा। धारा 117 में बताया गया है संहिता का उच्च न्यायालयों को लागू होना। धारा 118 में बताया गया है खर्चों के अभिनिश्चित के पूर्व डिक्री का निष्पादन। धारा 119 में बताया गया है अपराधीकृत व्यक्ति न्यायालय को संबोधित नहीं कर सकेंगे। धारा 120 में बताया गया आरंभिक सिविल अधिकारिता में उच्च न्यायालयों को उपबंधों का लागू न होना। अगला आता है भाग 10। भाग 10 के अंदर टॉपिक है वह नियम। यह धारा 121 से शुरू होता है। धारा 121 में बताया गया प्रथम अनुसूची में के नियमों का प्रभाव। धारा 122 में बताया गया नियम बनाने की कुछ उच्च न्यायालयों की शक्ति। धारा 123 में बताया गया कुछ राज्यों में नियम समितियों का गठन। धारा 124 में बताया गया समिति उच्च न्यायालय को रिपोर्ट करेगी। धारा 125 में बताया गया नियम बनाने की अन्य उच्च न्यायालयों की शक्ति। धारा 126 में बताया गया नियमों का अनुमोदन के अधीन होना। धारा 127 में बताया गया नियमों का प्रकाशन। धारा 128 में बताया गया वे विषय जिनके लिए नियम उपबंध कर सकेंगे। धारा 129 में बताया गया है अपनी आरंभिक सिविल प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। धारा 130 में बताया गया है प्रक्रिया से भिन्न विषयों के संबंध में नियम बनाने की अन्य उच्च न्यायालयों की शक्ति। धारा 131 में बताया गया नियमों का प्रकाशन। अगला आता है भाग 11। भाग 11 के अंदर जो टॉपिक है वह प्रकीर्ण अर्थात मिसलेनियस। यह धारा 132 से शुरू होता है। धारा 132 में बताया गया कुछ स्त्रियों को स्वयं उपसंजाति से छूट। धारा 133 में बताया गया अन्य व्यक्तियों को छूट। धारा 134 में बताया गया डिक्री के निष्पादन में की जाने से अन्यथा गिरफ्तारी। धारा 135 में बताया गया सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तारी से छूट। धारा 135 क में बताया गया विधायी निकायों के सदस्यों को सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार किए जाने और निरुद्ध किए जाने से छूट। धारा 136 में बताया गया जहां गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति या कुर्क की जाने वाली संपत्ति जिले से बाहर है वहां प्रक्रिया। धारा 137 में बताया गया अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा। धारा 138 में बताया गया साक्ष्य के अंग्रेजी में अभिलिखित किए जाने की अपेक्षा करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। धारा 139 में बताया गया शपथ पत्र के लिए शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी। धारा 140 में बताया गया उद्धारण आदि के मामलों में असेसर। धारा 141 में बताया गया है प्रकीर्ण कार्रवाइयां। धारा 142 में बताया गया आदेशों और सूचनाओं का लिखित होना। धारा 143 में बताया गया डाक वसूल। धारा 144 में बताया गया है प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन। धारा 145 में बताया गया है प्रतिभू के दायित्व का प्रवर्तन। धारा 146 में बताया गया है प्रतिनिधियों द्वारा या उनके विरुद्ध कार्रवाइयां। धारा 147 में बताया गया निर्योग्यता के अधीन व्यक्तियों द्वारा सहमति या करार। धारा 148 में बताया गया समय का बढ़ाया जाना। धारा 148 क में बताया गया केवियट दायर करने का अधिकार। धारा 149 में बताया गया न्यायालय फीस की कमी को पूरा करने की शक्ति। धारा 150 में बताया गया कारोबार का अंतरण। धारा 151 में बताया गया न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों
की व्यावृत्ति। धारा 152 में बताया गया निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों का संशोधन। धारा 153 में बताया गया संशोधन करने की साधारण शक्ति। धारा 153 क में बताया गया है जहां अपील संक्षेपतः खारिज की जाती है वहां डिक्री या आदेश का संशोधन करने की शक्ति। धारा 153 ख में बताया गया विचारण के स्थान को खुला न्यायालय समझा जाना। धारा 154, धारा 155 व धारा 156 को निरसित कर दिया गया है। धारा 157 में बताया गया निरसित अधिनियमों के अधीन आदेशों का चालू रहना। धारा 158 में बताया सिविल प्रक्रिया संहिता और अन्य निरसित अधिनियमों के प्रति निर्देश। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।